चलो बुआ ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दीजिएगा। फिर से क्या बोले, ये आपको ग्रुप पर डाला जाएगा एमसीक्यू का पीडीएफ। हो रहा है अभी हो हो रहा है सर। तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप पर डाला जाएगा। ग्रुप पर से आपका यहाँ जो मेंशन करेंगे उसको अच्छा से आपको लिख के आना उसमें, ठीक है ना। ग्रुप पे जो डलाएगा उसको मेंशन क्या हो रहा है उसको अच्छा से लिख के आना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, पाइरूवेट क्या है? पाइरूवेट के विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, ठीक है, विखंडन मीन्स टूटना। तो बोल रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो बोल रहा है कि पाइरूवेट को विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा और यह क्रिया होता है। बोल रहा है कि जो पाइरूवेट टूटता है उसमें भैया कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलता है। तो ये जो प्रोसेस पूरा होगा पाइरूवेट का टूटने के, ये प्रोसेस होगा, ये कहाँ होगा? कोशिका द्रव में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, हरित लवक में होगा या केंद्रक में होगा? तो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट का टूटने की क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी बिजली घर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? बिजली घर, बिजली गृह, कहीं लिखा रहेगा बिजली गृह या बिजली घर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा कोशिकाओं को एनर्जी यही देता है, ऊर्जा यही देता है। कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? कुछ एक्सप्लेनेशन समझ जाइए। देखिए पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब कि पूरा तरह से ऑक्सीजन में मिला और अच्छी तरह से टूट गया ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। तो उसी को कहते हैं पूर्ण ऑक्सीकरण। तो ही बोला है कि पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी पूरी तरह से इसका टूटने की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा। जो हम लोग का शरीर में एनर्जी है एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा शरीर में संचित होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई दिक्कत? आगे चलो नेक्स्ट, छोटा बड़ा मत कर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बोला कि लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है, यानी जिसको लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहले देखिए लेंस कौन है? जिसको आप आर पर ऐसा पारदर्शी पृष्ठ जिसका एक या दोनों भाग गोल हो। जैसे देख लीजिए ये पारदर्शी पृष्ठ है, तो एक या दोनों भाग इसका गोल है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? लेंस। ये क्या हो गया? लेंस। ये भी है, देखिए एक या दोनों भाग गोल, तो ये क्या हो गया? लेंस। जिसका आप आर पर देख पाते, जो चश्मा, चश्मा में लेंस लगा हुआ रहता है, इसीलिए उसका आप आर पर क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो बुरा कौन ऐसा चीज है जिसको हम लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं करते? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो किसका? मिट्टी। मिट्टी आर पार नहीं देख पाते हैं, मिट्टी का आर पार देख पाएंगे? यानी भैया मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है, तो पारदर्शी नहीं होगा तो इसका भैया लेंस आप बना नहीं सकते। बाकी जल हो, कांच हो, प्लास्टिक हो, इस सब का आप लेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। कल पूछेंगे, अभी जितना एंजॉय ले रहा है ना, कल पूछेंगे ना तो सीधे उंगली होगा, याद रखना, ज्यादा टेंशन ना लो। लेंस बनाने के लिए देखो, लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ आवश्यक है। पारदर्शी मतलब जिसको आर पर आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे कांच जिसको आर पर आप आसानी से देख सकते, ठीक है ना। तो जिसको आप आर पर देख सकते हैं उसी से आप लेंस बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं है, ये अपारदर्शी, मिट्टी का पर झांक सकते हैं नहीं। चलिए आगे चलो देखो बुआ, किसी बीम, बीम मतलब होता है प्रतिबिंब या इमेज, बीम मतलब प्रतिबिंब या इमेज।
तो किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब। समान आकार का प्राप्त करने हैं तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए? पहले देख लीजिए कि जो प्रतिबिंब होता है दो तरह का होता है। प्रतिबिंब क्या तरह का? दो तरह का भैया। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या तरह का? दो तरह का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी। आभासी या काल्पनिक इसी को कहते हैं। आभासी या काल्पनिक। याद रखिएगा प्रतिबिंब क्या तरह का? दो तरह का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब क्या तरह का? दो तरह का, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? अब यहाँ बोल रहा है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का, साइज एक जैसा होना, यानी जितना बड़ा वस्तु हो उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। आकार का प्राप्त करने के लिए बीम यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? अब देखिए लेंस भी दो तरह का होता है। लेंस भी क्या तरह का? दो तरह का। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। लेंस भी क्या तरह का? दो तरह का, ठीक है। लेंस भी क्या तरह का? दो तरह का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपका क्वेश्चन है कि भैया उत्तल लेंस में कोई वस्तु या बीम को कहां रखे कि जितना बड़ा वस्तु रहे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो पहले देखिए कि उत्तल दर्पण बनता कैसा है। ऐसा देखिए, यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की लेंस है, ये उत्तल लेंस, ठीक है। ऐसा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस भाई कैसे देख रहा है जी? ये उत्तल लेंस हुआ। देखिए ये गया, ये मुख्य अक्ष कहते हैं। जो दम बीचे बीच फाड़ के जाए उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ होता है प्रकाशीय केंद्र, बीच में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। इधर होता है एफ, इधर 2F। लेंस में दो गो फोकस होता है, याद रखना। लेंस में क्या गो फोकस? दो गो, एगो इधर एगो इधर। बार बार पूछता है एग्जाम में कि लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो दो गो। लेकिन दर्पण में एक गो होता है। दर्पण में फोकस एगो, लेंस में फोकस दो गो, ठीक है। चघड़ा जितना रहा है ना चघड़ा लो। ये ना सोचना कि वीडियो बना तो हम जितना उंगली करना है कर ले, लेकिन हम कल उंगली करेंगे ना तो दर्द ना होना चाहिए, ठीक है। अभी करा तो हम बर्दाश्त करें तो तोरो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या कि एक के हाथ ताली नहीं बजती। तो लेंस भैया दो तरह का होता है, आपको बता दिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस दिख रहा है, ऐसा उत्तल लेंस रहेगा, ठीक है। ये बीचे बीच गया तो ये मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका बीच में हो गया प्रकाशीय केंद्र भी कहते हैं। इसमें दो गो फोकस रहता है, लेंस में दो गो फोकस, दर्पण में एक फोकस, ठीक है। दर्पण में एक फोकस, लेंस में दो। बोलने का मतलब ये नहीं कि सर विपत्ति कर रहे हैं, मतलब एग्जाम में वो पूछता है आँख कला फोड़ रहा है, जवानी में कला बर्बाद कर रहा है। अंकुश जैसा जाओ घड़ी उड़ी पहन के लाल पीला हरियर ब्लू देख तनी मानी, वहां फोड़ोगे तो अच्छा लगेगा। एजा फोर्स का फायदा है। तो लेंस में क्या गो फोकस? दर्पण में क्या गो? एगो। वाह, बड़ी होशियार तू लोग है जी। आइए अब बोला कि कहाँ रखे कि भैया सेम टू सेम फोटो दम निकले। आई लिखल देखिए कभी गलत हो जाता है, इधर F1 होता है इधर 2F, ठीक है। तो आइए, तो भैया एक जा रखिएगा, जब फोकस पर रखिएगा ना प्रतिबिंब वस्तु को, तो यहाँ भी बनेगा समान आकार का,
यहाँ ऐसे बनेगा उल्टा। जितना गोन्ने फोकस पर रखेंगे उतना ही गोन्ने फोकस पर बनेगा। समझ रहा है कि नहीं? या तो दर्पण हो या लेंस हो, मात्र एक ऐसा जगह है फोकस जहां जितना बड़ा वस्तु रखिएगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, खाली फोकस पर, याद रखना, ठीक है ना। सॉरी, ये वक्रता केंद्र पर। आगे देखो तो ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या प्रकाशीय केंद्र पर। तो कहाँ रखेंगे? प्रकाशीय केंद्र पर, ठीक है। कहाँ होगा? प्रकाशीय केंद्र। ए वक्रता केंद्र होना चाहिए, बोल रहे तो वक्रता केंद्र। चलो चलो सुधार लेना वक्रता केंद्र। आइए, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का है, यानी वक्रता केंद्र पर रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वक्रता केंद्र पर रखिएगा ना, वक्रता केंद्र पर, तो वक्रते केंद्र पर एकदम समान लंबाई की बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। वक्रता केंद्र पर, फोकस पर नहीं बल्कि वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे। समान दृष्टि, समान यानी नॉर्मल जिसका आंख है, जिसका कोई एक को बड़ा ऑपरेशन या खराब रहा या चश्मा उस्मा नहीं लगा, ठीक है, उसको सामान्य दृष्टि कहते हैं, यानी समान नेत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ की समान दृष्टि से वयस्क के लिए, वयस्क मतलब एक आप लोग जैसा उम्र के लिए, ठीक है। थोड़ा खराब है तो थोड़ा की कह सकते हैं। समान दृष्टि से वयस्क के लिए, वयस्क मतलब एजेड के लिए, सुस्पष्ट, सुस्पष्ट मतलब साफ साफ देखने के लिए, साफ साफ दिखाई देता है ना, तो साफ साफ देखने के लिए अल्पतम, अल्पतम मतलब निकट, निकट दूरी लगभग कितना होता है, यानी आंख से हमको देखना है तो निकट सबसे कितना है जहां से साफ साफ हम देख सकते हैं। तो भैया याद रखिएगा, दो को यहां से पूछेगा। तो निकट, निकट भैया होगा निकट, निकट आप 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। नजदीक आंख से देखना है यानी आंख का अल्पतम दूरी यानी निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। आंख का जो नजदीक बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नजदीक लगेगा तो दिखाई देगा, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। 25 सेंटीमीटर से जैसे आप क्लोज करिएगा कोई भी चीज की, या हाथे हो या कुछ भी चीज हो, अभी ट्राई मत करो नहीं तो अंधा हो जाओगे ऐसे, ठीक है। तो ट्राई करिएगा ना तो उससे नजदीक होगा 25 सेंटीमीटर से, तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अब इसमें दूर भी पूछ देता है, निकट तो 25 है और दूर बिंदु, तो दूर बिंदु अनंत है, दूर बिंदु अनंत। जहां से चाहे तो वो रेलवे स्टेशन भी देख सकते हैं, दिखाई देता है। तो ऐसा कहता है सुखले पर तू गिर जाता है, तो दिखाई देता है सुखले पर गिरता है। तो एकदम याद रखिएगा, बस इसको लैंग्वेज बेस्ड कर देता है। लैंग्वेज बेस्ड मतलब शब्द में बना देगा। जैसे यहाँ देखिए शब्द में बना देगा कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शक की अल्पतम दूरी लगभग यानी नजदीक बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। कभी बोल देगा दूर बिंदु कितना है? तो अनंत। भाई तो खुश लग रहा है बुआ, कोई दिक्कत? तो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु है अनंत। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? यहाँ तक बोल दिया सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कोई तकलीफ? कल जब नोट बनाइएगा इसको लिख के आइएगा तो जे बात यहाँ लिख रहे हैं ना, जिसका जिसका क्वेश्चन नाम नहीं लिखा रहेगा ना, हडिया कुचल देंगे। याद रखें, जितना भी चकरा रहा है ना, हम गैया जैसा कल फाड़ा जैसा याद रखें। आइए, लोहे की परमाणु संख्या, लोहा की परमाणु संख्या जानेंगे। लोहा मतलब आयरन, ठीक है, लोहा मतलब आयरन। इसका सूत्र होता है Fe। आयरन का सूत्र Fe। अब परमाणु संख्या 26। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। लोहा की परमाणु संख्या कितना? 26।
आगे बढ़े। देखिए यहाँ बोल दिया लोहा यानी आयरन, आयरन को Fe संकेत भी कभी कभार आपका एग्जाम में पूछ देता है। लिख देगा कि लोहा का संकेत इनमें से क्या होता है, 4 को ऑप्शन में दे देगा, तो याद रखिएगा Fe। ये लोहा टीना जो दिख रहा है, लोहा जो देखा है ना, वही लोहा Fe होता है, जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 होता है। कोई दिक्कत, 26। आओ, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना है। तो अब समझिए बात को, जो बोल रहे समझिएगा, यहां से बार बार प्रश्न आपका एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग पीएच स्केल जानेंगे। क्या जानेंगे, पीएच स्केल। तो समझिएगा, ऐसा जैसा आप देखते हैं ना स्केल, आपका जो स्केल होता है नापने वाला, वैसा ही पीएच स्केल भी होता है। मान लीजिए कि पीएच स्केल है, क्या है, पीएच स्केल। इसमें 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बीच में होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होता है। ठीक है, यह पीएच स्केल। क्या है बउआ, पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। यदि 0 से ज्यादा है पीएच मान, 0 से ज्यादा, यानी 0 से ज्यादा है 7 से कम, इसका मतलब हुआ कि 0 से ज्यादा 7 से कम, तो भैया ये समझ जाइए कि अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। यानी मोटा मोटी कहा जाए तो 0 और 7 के बीच में आएगा ना मान, तो अम्लीय रहेगा। 0 और 7 के बीच में आएगा तो अम्लीय रहेगा, चलेगा चमठा। 0 पीएच का मान 0 से 7 के बीच में आएगा तो अम्लीय, 0 से 7 के बीच में आएगा तो अम्लीय। 0 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 0 और 7 के बीच बोल रहे हैं, तो 0 और 7 के बीच में नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके बीच में तो कैसा रहेगा, अम्लीय। यदि 7 से बड़ा और 14 से कम, तो ये रहेगा क्षारीय। यानी 7 और 14 के बीच में आया, 7 और 14 के बीच में आया, तो वो हो जाएगा क्षारीय, यानी बेसिक नेचर का क्षारीय। 7 और 14 के बीच में आएगा तो वो क्षारीय, और 0 और 7 के बीच में आएगा तो अम्लीय। यदि 7 आ गया तो, हाँ 7 आ गया तो उदासीन, 7 आ गया तो उदासीन। अब एक बात समझिए, यदि अम्ल है ना, तो ये भैया लाल को नीला कर देगा। यदि लाल लिटमस पत्र उसको कैसा कर देगा, नीला। अम्ल है, यदि भैया आपको अम्ल है, हाँ बुआ देख लेंगे, जरा पक्का कलम बोल देंगे, मुस्कुराएगा, बहुत देरी से देख रहे हैं सर, दिमाग सुतल है, पीछे से तुरंत हम उठा देंगे। आओ देखो भैया, यदि अम्ल है तो ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, लाल को नीला। याद रखिएगा, यदि अम्ल है, अम्ल है तो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, नीला। ठीक है, और यदि मान लीजिए क्षार है, तो ये नीला लिटमस पत्र को कैसे कर देगा, लाल। सही लिखे सर, नीला नहीं होगा, नीला नीला। अब यस सर, बोल रहा है कि भैया यदि अम्ल है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, नहीं, नीला को लाल कर देगा। ठीक है, यस सर, याद रखिएगा, यदि अम्ल है तो नीला को क्या कर देगा, लाल। और यदि क्षार है
तो लाल को नीला कर देगा। याद रखिएगा फिर से, अम्ल है तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, अक्षार है तो लाल को नीला कर देगा। आइए क्वेश्चन है, कोई विलयन कौन गीला हो रहा है? आओ, कोई विलयन, हेलो, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा बउआ, लाल को नीला कर रहा है। लाल को नीला कर रहा है क्या? क्षार है तो क्षार का मान कहाँ होता है? 7 और 14 के बीच में, 7 और 14 के बीच में ना, तो भैया 1 आएगा नहीं, 10 आएगा, 10 आएगा ना, 4 आएगा नहीं, 5 भी नहीं। अब इससे आई श्योर कि नीला से लाल, लाल से नीला, पीएच मान आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत? जब बाद में पूछेंगे तो जितना मजाक अभी सुस्ता है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। बोलते कम से कम पढ़ाने समय धैर्य रखो, नहीं तो फिर तो ढलैया में चलना ही, हम भी चलेंगे, क्या टेंशन ले रहा है? बस हमको हल्का काम देना, भारी हमारे से ना होता। चलो आगे देखो, लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारीय होता है। देखो लाल को नीला क्षार कर रहा है ना, जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम, जो बात आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलो आगे, बउआ कहाँ ध्यान है? यही है। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? इससे लास्ट वीडियो यदि देखे होंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कैगो होता है, समूह कैगो होता है, सब आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। मजाक जिसको करना मजाक करते रहो, लिबलिबा के मरने वाला जब कामे है, कुत्ता की तरह मौत आले है, तो किसको क्या कर सकता। आइए पहले तो देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, इसको पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है, इसका खोज करने वाला यानी इसको खोजे कौन? पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी खोजने वाला कौन है? हेनरी मोसले। मौसी खोजिए, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी खोज करने वाले हैं हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज किए यानी इसको बनाए, वो बनाए कौन? हेनरी मोसले। इसमें तत्व की संख्या पूछे कि तत्व कै गो होता भैया? तो कुल तत्व 118 गो होता है। आधुनिक जो अभी जो पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें तत्वों की संख्या 118। अभी उतना पढ़ना नहीं है, मोटा मोटी 20 और बीच बीच में जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन आप 11-12 में जाइएगा तो आपको 118 के बारे में एकदम चड्डी से लेके पैंट उतार के पढ़ना है। समझ रहे कि नहीं? अच्छा से पढ़ना है। यही बेसिक कमजोर करके जाए तो जिम मारे से ना होगा। हेलो, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को खोज करने वाला कौन है? हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितने है? 118। अब इसमें आता है भैया आवर्त, कि आवर्त कै गो होगा? तो आवर्त होता है 7 गो। आवर्त कै गो होता है? 7 गो। तो ऐसे गिरा रहता है, क्षैतिज कतार जिसको कहते हैं, क्षैतिज कतार को कहते हैं आवर्त। क्षैतिज कतार को, क्षैतिज करना ऐसे गिरा हुआ वाला, ऐसे ऐसे है, तो ये क्षैतिज कतार है, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव हो जाते कि क्षैतिज आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को किस नाम से जानते हैं? तो आवर्त के नाम से। समझ रहे कि नहीं? तो भैया क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या है 7। क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, इसकी संख्या है 7। एक और आएगा इसमें, क्षैतिज कतार हो गया, एक आएगा भैया वर्ग या समूह। वर्ग या क्या कहेंगे? समूह। वर्ग बोलिए या समूह बोलिए, इसकी संख्या होती है 18। इसकी संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग या इसकी संख्या कितनी होती है? 18। ये ऊर्ध्वाधर रहता है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा,
ऐसे ऐसे 18 को रहेगा। यहाँ बोलने का मतलब ये नहीं कि हम बिकवादी कर रहे हैं, फालतू आपको स्पीच दे रहे हैं। ये आपको कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, जो कि नॉलेज बेस्ड के लिए आपको बहुत जरूरी है। तो चाणी हटा दीजिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिए पढ़ने पर। आइए फिर से भैया, आधुनिक आवर्त को खोजने वाला है हेनरी मोसले। कुल तत्व पूछे तो 118। इसमें आवर्त की संख्या होता है 7, जो क्षैतिज कतार रहता है। जो क्या सर होता है? क्षैतिज कतार। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, जिसकी संख्या होती है 7। फिर नीचे आते हैं, वर्ग या समूह होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में ऐसे खड़ा खड़ा, बांस की तरह खड़ा खड़ा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर जो खड़ा रहता है उसको वर्ग या समूह कहते हैं, इसकी संख्या 18 होता है। तो यहाँ पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या कितना? 18। इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, बस सिंबल उम्बल पूछेगा, जो कि आगे आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए वही बात मैं आपको बता दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा, ठीक है। चलिए आइए, ये भी लास्ट वीडियो में आपको हम आए थे, जिसमें कीटोन, हाइड्रोजन, एल्डिहाइड ये सब एक्सप्लेन किए थे ना। चलिए आइए, तो डैश CHO अभिक्रिया का मूलक क्या है, यानी कौन सा समूह है? तब भैया देखो, एल्डिहाइड को कहते हैं CHO, कीटोन को कहते हैं CO, एल्डिहाइड को कहते हैं CHO, कीटोन को कहते हैं CO। कीटोन में डैश CO डैश होता है, याद रखना। कीटोन में दोनों साइड डैश रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड में पहले डैश डैश CHO, लेकिन कीटोन में दोनों साइड डैश CO। यहाँ एल्कोहल, एल्कोहल में आपको बताए थे OH, इसका में डैश OH। एल्कोहल है तो डैश OH। आप बताइए, एक बार बताए थे डैश CH, ये वाला क्या है बताइए, इसका नाम बताए थे। कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद आया? बताया था ना, डैश CHO को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन आपका एग्जाम में डायरेक्ट मुझे ऐसे दे देगा, बोलेगा डैश CHO क्या है? अम्ल है, क्षार है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यानी ये है क्या? अम्ल है। ये है क्या? अम्ल है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है? CHO को, तो CHO को आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो वीडियो इतना ही था आज के लिए, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। आपको फिर से बता रहे हैं, ग्रुप पर जाएगा, और ग्रुप पर आपको लिखना भी है, जितना यहाँ एक्सप्लेन किए हैं सब बात को लिख के आना है, याद करके। समझ रहे कि नहीं बात को? अच्छा से याद करना है, मजाक नहीं करिए, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ने का उम्र बीत जाएगा ना, तो बाद में पछताने से भी कुछ उपाय नहीं है। तो घर मजाक करिए सब जगह, सब चीज के, लेकिन पढ़ने के समय कोई कम्प्रोमाइज नहीं करिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।